बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है चारपाई और कल्चर, जिसके मुसन्निफ मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हैं और इस सबक का इंतखाब मजमूए नज़्म व नसर बराए जमात 12वीं से किया गया है। ये सबक हैयत के एतबार से एक इंशाइया जबकि मिजाज के एतबार से एक तंजिया और मज़ाहिया तहरीर है। सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए इंशाइया की तारीफ देखते हैं। इंशाइया नसरी अदब की वो सिन्फ है जो मजमून की मानंद लगती है मगर मजमून से अलग अंदाज रखती है। इसमें इंशाइया निगार आजादाना तौर पर अपनी तहरीर पेश करता है जिसमें उसकी अपनी शख्सियत का परतो भी नजर आता है और बगैर किसी खास नतीजा के बात को खत्म करता है, यानी नतीजा को कारी पर छोड़ देता है। इस सिलसिले में अहम बात यह है कि नॉवेल, अफसाना या मजमून के बरक्स इंशाइये का अंदाज गैर रस्मी होता है। इंशाइये को अगर किसी खास तरतीब का पाबंद बनाने की कोशिश की जाए तो उसकी इनफरादियत मजरूह होगी। शगुफ्तगी और ताजगी इंशाइये का बुनियादी वस्फ है। अमूमन हर नसर पारा अपनी हैसियत में मुकम्मल होता है मगर इंशाइया में अक्सर औकात अदम तकमील का एहसास रहता है। इंशाइया निगार मजमून नवीस के बरक्स कोई हतमी नतीजा नहीं निकालता। ये माइल बा इख्तिसार है। इसके मौज़ूआत में बड़ा तनोव पाया जाता है। इंशाइया लिखने वाले की शख्सियत और उसके दाखिली तासुरात का तर्जुमान है। ये दर हकीकत शख्सी और गैर शख्सी या दाखिली और खारजी पहलुओं का संगम है। इंशाइया निगार किसी खास मकसद या इस्लाह के लिए कलम नहीं उठाता, वो कोई नतीजा अखज़ करता है और ना ही कोई मशवरा देता है। आइए इस सबक का खुलासा देखते हैं। चारपाई और कल्चर में मुसन्निफ ने चारपाई की अव्वल ता आखिर वो तशरीह की है और ऐसे ऐसे औसाफ, मसारिफ, फायदे और नुकसानात से आगाही फराहम की है कि जिनसे खुद चारपाई का मौजूद भी क्या आगाह होगा। मुसन्निफ के मुताबिक चारपाई के मुताले से शख्सी और कौमी मिजाज को समझने में मदद मिलती है। चारपाई ना सिर्फ बवक्ते जरूरत खाने की मेज का किरदार अदा करती है बल्कि सुगड़ बीवी, घर के जाले और शरारती लड़के चिड़ियों के घोंसले भी इसी के जरिए उतारते हैं और बच्चे चलना भी इसी की बदौलत सीखते हैं। अगर चारपाई का उल्टा सीधा रुख पहचानने में मुश्किल हो तो उसकी आसान सी तरकीब यह है कि जो साफ है वो हमेशा उल्टा रुख होगा। चारपाई के पायों की मुख्तलिफ इकसाम बयान करने के बाद वो कहते हैं कि हमारी नजर से ऐसे ऐसे पाए गुजरे हैं कि जिनको चूड़ीदार पजामा पहनाने को जी चाहता है। मुसन्निफ पुरमज़ाह अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं कि अगर बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात गोल मेज की बजाय चारपाई पर होने लगे तो लाखों जाने जाया होने से बच जाए, क्योंकि अगर फरीकैन एक दूसरे की सूरत ना देखें तो वो कभी आपे से बाहर नहीं होते। चारपाई से उठने को तमाम लोग खतरे का निशान समझते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म होता है कि उनके जाते ही उनकी ग़ीबत शुरू हो जाएगी। मर्दों और औरतों की शख्सियत पर दिलचस्प तबसरा करते हुए मुसन्निफ का कहना है कि मर्द पहले बहस करते हैं और फिर लड़ते हैं, जबकि औरतें चारपाई पर बैठे हुए पहले लड़ती हैं, उसके बाद बहसो तकरार करती हैं। उन्हें दूसरा तरीका ज्यादा माकूल लगता है क्योंकि इसमें मेल मिलाप की गुंजाइश बाकी रहती है। मुसन्निफ का कहना है कि इस बहस में कभी नहीं पड़ना चाहिए कि चारपाई पर कितने अफराद समा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बहस आफते नागहानी का मौजब हो सकती है। वैसे भी चारपाई की मौजूदगी में किसी को खड़ा नहीं देखा गया। मुसन्निफ को वैसे तो फरंगी फर्नीचर से कोई शिकवा नहीं, सिवाय इसके कि उसमें उर्दूपन की किल्लत होती है। मुसन्निफ चारपाई की 10 इकसाम गिनवाने के बाद सबसे खतरनाक किस्म उस झलुंगे को करार देते हैं जिसको उन्होंने अपने एक तजर्बे के जरिए बयान किया है। वो कहते हैं कि उन्हें एक रात एक ऐसी ही चारपाई पर गुजारने का इत्तफाक हुआ जिस पर अच्छा भला आदमी नून गुन्ना बन जाता है। ऐसी चारपाई को मुसन्निफ का कहना है कि जिस जमाने में चारपाई इजाद नहीं हुई थी तो शाइस्ता खवातीन अपनी चूड़ियों के तंग होने से और मर्द चारपाई के दबाव से दूसरों के वजन का अंदाजा किया करते थे। उस जमाने में चारपाई सिर्फ मिजाने जिस्म ही नहीं बल्कि मियारे अमाल भी थी। यही वजह है कि जब जनाजे को कंधा दिया जाता था तो मरहूम के जन्नती या उसके बरक्स होने का फैसला भी किया जाता था। बरसगीर में चारपाई को उल्टा करना किसी शौक की अलामत भी समझा जाता है। इसके अलावा कई मोहल्लों में अभी भी खवातीन एक दूसरे को इसी इस्तारे का सहारा लेते हुए कोसती हुई नजर आती हैं और एक दूसरे की मौत की आरजू करते हुए मचमचाती हुई खाट निकलने का इशारा देती हैं। इसके अलावा मीर तकी मीर भी इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अपने महबूब से गोया हैं कि ऐ महबूब, तेरी गली में हमने तेरे उशाक की हजारों चारपाइयां आते हुए देखी हैं।
مرکزی خیال: زندہ قوموں کی پہچان ان کی تہذیب و ثقافت سے ہوا کرتی ہے. جو قومیں اپنی تہذیب سے محبت نہیں کرتی، دنیا انہیں کبھی بھی کامیابی کی خلت فاخرہ سے نہیں نوازتی. مشتاق احمد یوسفی نے چارپائی کے استعارہ میں جس طرح اس کی تہذیبی خصوصیت کا ذکر کیا ہے، اسی طرح بدلتے ہوئے سماجی دھارے کی بات بھی کہی ہے، اور اس متعلق انہوں نے اشارے میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ مضمون اس تہذیب کا قصیدہ نہیں بلکہ مرثیہ ہے. مشتاق احمد یوسفی کے حالات زندگی: 20ویں صدی کی 7ویں دہائی سے لے کر 21ویں صدی کے موجودہ دور تک اردو ادب کے طنزیہ اور مزاحیہ ادب میں جو مقبول نام گردش کر رہے ہیں، ان میں ایک نام مشتاق احمد یوسفی کا بھی ہے. مشتاق احمد یوسفی راجستھان کے ٹونک شہر میں 1923 میں پیدا ہوئے. ان کا آبائی وطن جے پور تھا، جہاں انہوں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کی اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے ایم اے اور LLB کیا. PCS کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1950 تک ہندوستان میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر رہے. والدین کے ہجرت کرنے کی وجہ سے انہوں نے بھی 1950 میں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان کے کراچی شہر میں سکونت اختیار کی اور بینک کی ملازمت کو اپنا ذریعہ معاش بنایا. بینک میں مختلف عہدوں پر رہتے ہوئے مشتاق احمد یوسفی نے لندن کا بھی سفر کیا، جہاں انہوں نے 11 سال گزارے اور 1990 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر کراچی میں رہے. مشتاق احمد یوسفی کا ادبی سفر 1955 میں مضمون صنف لاغر سے شروع ہوتا ہے، جو لاہور سے شائع ہونے والے رسالے سویرا کی زینت بنا. اس طرح مختلف رسائل میں گاہے بگاہے ان کے مضامین شائع ہوتے رہے اور 1961 میں مختلف انشائیوں اور مضامین کو یکجا کرنے کے بعد مشتاق احمد یوسفی کا پہلا مجموعہ چراغ تلے کے نام سے منظر عام پر آیا. آپ کی تمام کتب اپنی تمام تر مزاحیہ چاشنی کے ساتھ ساتھ اردو زبان و ادب کے قارئین کو مسحور کیے ہوئے ہیں. مشتاق احمد یوسفی کا نام اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے ہجرت کی کربناکیوں کو اپنے تخلیقی شعور کے ذریعے طنزیہ اور مزاحیہ ادب کا حصہ بنا ڈالا. ان کی تحریروں میں انشائیے، خاکے، آپ بیتی اور پیروڈی سب کچھ شامل ہے. ان سب میں طنز و مزاح کی وہ پرلطف روانی موجود ہے جسے پڑھ کر اردو زبان کے مزاحیہ ادب کا ہر قاری مشتاق احمد یوسفی کا کرویدہ نظر آتا ہے. آپ کی وفات 20 جون سن 2018 کو کراچی میں ہوئی اور آپ یہیں پر آسودہ خاک ہیں. تحریر کی خصوصیات: اردو مزاح نگاری کو مشتاق احمد یوسفی نے ایک نیا اسلوب بخشا ہے جو آپ کے نام کے ساتھ ہی منسوب ہے. انہوں نے جس موضوع پر بھی قلم اٹھایا، مزاح یا طنز کے ساتھ ساتھ اس کو فکر انگیزی کی سوغات بھی بخشی. لفظی مزاح کے بعد آپ نے سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا ہے وہ تحریف یعنی پیروڈی ہے. ان کے قلم نے ان کے مزاحیہ کرداروں کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. تحریر میں سادگی کو مد نظر رکھا ہے. ان کے مزاح پارے عوام اور خواص دونوں کو محسوس کرتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ.